नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम ना। अगला टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पिछली बार तो एक फ्रेम थी इस प्रकार से, दूसरा फ्रेम उसके थोड़ा झुका हुआ फिक्स था। अब क्या होगा, एक तो फिक्स रहेगी और दूसरी घूमती रहेगी कंटिन्यूसली। जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली घूमती रह रही है तो उस घूमती हुई में कोई कोऑर्डिनेट आपको पहले वाली में पता है, दूसरे वाली में निकालना है, या पहले वाली फ्रेम में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कोऑर्डिनेट आपको पता है, और उसी पार्टिकल के घूमते हुए फ्रेम में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, हम उसकी शुरुआत यहाँ पे करेंगे। सो नेक्स्ट अपना आर्टिकल होगा दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं लिख देना चाह रहा हूँ, सॉरी, सो नेक्स्ट लिखेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिख देता हूं मैं, इक्वेशंस इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आर्टिकल आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स में रखें। मतलब ये डेरिवेशन फिक्स है, 100% एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अभी तक जो थी वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, पर सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो हमें पढ़ना ज़रूरी है। पिछला वाला आर्टिकल हमने सिर्फ पढ़ा ही इसलिए है कि उसके जो रिजल्ट हैं वो इसमें काम आएंगे, ठीक है ना, ताकि हम इस डेरिवेशन के आगे शुरुआत कर सकें। तो हमने लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में कहेंगे घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। चलो मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। सो नेक्स्ट लिखेंगे आप घूर्णी निर्देश तंत्र में, घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण, ये अपना अगला टॉपिक रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सो नाउ क्या इसका मतलब है, तो हमने पहले ही बताया है, एक फ्रेम फिक्स होगा, दूसरा घूमता हुआ रहेगा। फिक्स फ्रेम में किसी पार्टिकल की कोई कोऑर्डिनेट है, कोई वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेशन है, और घूमते हुए में आपको उसी कण के वेग, त्वरण और निर्देशांक, या कहें कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको फाइंड करने हैं। यस, तो इसके लिए हमें सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस प्लॉट करने होंगे। तो मैं कर दे रहा हूँ। मान लिया हमने कहा कि ये कोई आपका एक एक्सिस है, फिर उसके बाद ये आपका दूसरा एक्सिस है, और ये आपका तीसरा एक्सिस है। सो लेट अस अज्यूम दैट this is the system of axis and say मान लिया हमने कहा ये x एक्सिस हैं और ये y एक्सिस हैं और ये z एक्सिस है, ठीक बात है। सो मैंने इसे कहा है z एक्सिस। अब पर्टिकुलर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ और उस पॉइंट के पर्टिकुलर कुछ कोऑर्डिनेट अपन अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट अस से एनी पॉइंट ओवर हियर, यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेंगे और मान लिया इस पॉइंट के, इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं आपके इस फ्रेम में, वो कोऑर्डिनेट होंगे x, y, z, ठीक है ना। तीनों कोऑर्डिनेट अपन ने ले लिए। फिर अपन बात करेंगे एक दूसरे फ्रेम की। सो हम दूसरा फ्रेम ले लेते हैं, और दूसरा फ्रेम जो होगा वो आपका रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। सो मान लिया एक दूसरा फ्रेम हम ले रहे हैं, से लाइक दिस। पहला एक्सिस है, ये आपका दूसरा एक्सिस है जो हमने इधर खींचा है, और तीसरा एक्सिस इनका कंबाइंड और कॉमन भी अपन कह सकते हैं। सो तीसरा एक्सिस कॉमन है जो कि अपन ने इधर इसमें खींच लिया है। यस, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ ताकि आपको दोनों एक्सिस के बारे में डिटेल पता चल जाए। सो नाउ ये जो सिस्टम ऑफ एक्सिस हैं जो अपन ने यहाँ खींचे हैं, मैं ये कह देता हूँ कि ये एक्स प्राइम है, ये वाला वाई प्राइम है, और ये वाला जेड प्राइम है। क्लियर। और इस जो एस प्राइम आपका फ्रेम है जो वॉयलेट कलर में है, और एस फ्रेम है जो आपका ब्लैक कलर में है, जिसको मैंने
एक्स वाई जेड वाइट कलर में लिखे भी हैं। इस एस फ्रेम में जो कोऑर्डिनेट थे इसके वो क्या थे, एक्स वाई जेड, लेकिन इस वॉयलेट कलर वाली फ्रेम में जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, सो लेटर से इसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। यस, और जो एस प्राइम फ्रेम है आपकी, वो फ्रेम कंटिन्यूसली मूविंग है, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। मतलब ये एक्सिस इसका फिक्स रहेगा और बाकी दोनों एक्सिस आपके घूमेंगे। मतलब आप इस प्रकार से मान सकते हैं, ऐसे घूम रही है, ये वाला एक्सिस आपका फिक्स रहेगा। इसको बोलते हैं दिस एस प्राइम फ्रेम इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विच इज जेड एक्सिस। तो हम ऐसा कहेंगे कि एस एक फिक्स फ्रेम है और एस प्राइम एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। मतलब एस प्राइम एक घूर्णी निर्देश तंत्र है जो z अक्ष के परित घूर्णन कर रहा है किसी एक नियत कोणीय वेग से, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। एंड लेट अस अज्यूम दैट, माना कि वो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। मान लिया वो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। सो लेट अस से दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, हमने इसको लिख दिया है ओमेगा। सो ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है और मान लिया ये फ्रेम टी टाइम पे यहाँ है, तो जो एंगल है वो हो जाएगा ओमेगा टी। तो हमने इस एंगल को लिखा है ओमेगा टी। सो हमने हाउ दिस इज पॉसिबल, चलो हटा देता हूँ मैं इसको। सो हमने इस वैल्यू को लिखा है, ये जो एंगल है ओमेगा टी लिखा जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी। सो अगर आपको एंगल निकालना है डी थीटा, तो डी थीटा को अपन लिख पाएंगे ओमेगा डी टी। यस, यही हमने यहाँ पे लिखा है। मैं इस सेक्शन को यहाँ से हटा देना चाह रहा हूँ, मैंने इसको हटा दिया है और अब अपन आते हैं इसके ऊपर। सो हम कहें कि एस एक फिक्स फ्रेम है, एस प्राइम एक रोटेटिंग फ्रेम है जो कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। क्लियर? और फिर इनके रिलेशन अपन लिखेंगे और फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए मान लो मैंने इस पार्ट को कवर कर दिया है और मुझे यहाँ इस फिगर की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो मैंने इसको छोटा करके यहीं साइड में रखा हुआ है। यस, और अब अपन इसमें आगे के आर्टिकल की शुरुआत इसमें करेंगे। सो मैं पहले ही इस सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इसकी आगे आवश्यकता पड़नी है। सो नाउ जो भी हमने इसमें इस फिगर में जो बनाए हैं उसी को हम लिखेंगे, वही आपके डेरिवेशन की थ्योरी कहलाती है। फिजिक्स में ये इस बात का बहुत डर है कि सर डेरिवेशन लिखेंगे उसमें थ्योरी नहीं लिखेंगे, कोई थ्योरी नहीं है। आपने फिगर जो बनाए हैं उसके अंदर जो जो आपने लिया है उसको आप लिख दो, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। देन उसके बाद आर्टिकल आपको करना है। कैसे करते हैं करके बताता हूँ। तो मैंने आर्टिकल की शुरुआत करती हैं। अब यहाँ से क्या क्या लिया है मैं पहले ही बता चुका हूँ। एस एक फिक्स नियत फ्रेम है, एस प्राइम जो है वो रोटेटिंग फ्रेम है, और जो रोटेटिंग फ्रेम है वो नियत कोणीय वेग से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन कर रहा है। सो कंसीडर 2 फ्रेम्स S and S prime in which S is fixed while S prime is rotating with constant angular velocity, ओमेगा। यस, यही चीज़ है जो आपको यहाँ पे लिखनी है और टी टाइम पे इसकी लोकेशन आपने लिखी है। इसी चीज़ को मैं हिंदी में लिख देता हूँ, फिर अपन डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे। क्या चीज़ लिखी है? माना एस और एस प्राइम 2 फ्रेम हैं जिसमें एस नियत है तथा एस प्राइम एक अचर कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। सो लिखोगे आप माना एस तथा एस प्राइम 2 फ्रेम है जिसमें एस नियत है तथा एस प्राइम एक अचर कोणीय वेग से z अक्ष के परित z अक्ष के परित घूर्णन कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने इस इंग्लिश में जब लिखा है
विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक और आगे लाइन आप लिख दें अबाउट z एक्सिस, अबाउट z एक्सिस, z एक्सिस के अबाउट कर रही है, मतलब z एक्सिस दोनों का सेम होगा, चेंज नहीं होगा। अब अपन क्या करेंगे, x और y इस प्रकार के दो एक्सिस के अंदर जो आपस में रिलेशन होते हैं इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं का इस्तेमाल अपन यहाँ पे करेंगे। और जैसे हम उनका इस्तेमाल करेंगे देन उनके बीच का जो डेरिवेशन है अपन उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। सो नाउ फ्रॉम हियर हम यहाँ लिखेंगे कि पुराना जो आर्टिकल है उससे हम दो इक्वेशन यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। पुराना कौन सा आर्टिकल था, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या हम लिखेंगे नत तल के रूपांतरण समीकरणों से हम निम्न फॉर्मूले लिख सकते हैं, या इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो रिजल्ट्स हैं हम उसको यूज़ करेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ using the results of transformation equations in inclined frame of reference। हिंदी में लिखेंगे कि नत तल के समीकरणों का, नत तल के समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्न फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। तो हम उन फॉर्मूलों को यहाँ पे लिखेंगे। इसी प्रकार से मैंने ये दोनों पेज को यहीं रखा है, मैं इसको फुल स्टॉप करूँगा, फिर नेक्स्ट अपन इधर से वापस लिखना स्टार्ट करेंगे। सो हमने इसके लिए मान लो ये लाइन लिया है और हम इस लाइन को यहाँ से खींच दे रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, हमने लाइन लिया है और हमने इसको खींच दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। सो नेक्स्ट आर्टिकल की नेक्स्ट इसी के अंदर आगे बढ़ेंगे। लाइन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है तो मैं इसको सीधा कर सकता हूँ, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, चलो ठीक है, चलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया है अभी इधर, और अब अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के जो रिजल्ट्स हैं उनको लिखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। सो हम लिखेंगे पिछले क्लास में जो हमने लिखा है वही रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। वो क्या है, एंड दैट पिछले आर्टिकल में जो हमने लिखा है मैं उसी रिजल्ट को यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। क्या होगा, सो x प्राइम इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा। सॉरी, यस यही है। सो नहीं हो तो आप पिछले रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। x प्राइम इक्वल टू क्या है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और y प्राइम क्या है, y cos थीटा माइनस x sin थीटा। सो मैंने लिखना है x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और y प्राइम जो है उसे लिखेंगे हम माइनस x sin थीटा माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। ये दोनों पुराने जो रिजल्ट हैं उनके वैल्यूज़ हैं, और अगर आपको याद हो तो हमने लिखे हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। यस, आगे बढ़ते हैं, हमने लिख दिए हैं। अब अपना आर्टिकल यहाँ से शुरू होता है। पहले हमने सिर्फ इसके अंदर हमने क्या किया था, तो हमने फिगर बनाया, थ्योरी लिखी है थोड़ी बहुत, और अब अपन इसके डेरिवेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने इसके डेरिवेशन की शुरुआत में जो पहले फॉर्मूले यूज़ किए हैं वो अपने पास इस प्रकार से हैं। सो मान लिया हमने इसे कहा है इक्वेशन नंबर 1, इसे कहा है इक्वेशन नंबर 2। डन, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अब अपन इनके वैल्यूज़ को, अब ये जो थीटा है बेसिकली यहाँ जो थीटा है इस जगह अपने एंगल जो है, थीटा की जगह अपने पास एंगल क्या है, ओमेगा टी। तो मैं यहाँ से सीधा इन थीटा की जगह डायरेक्ट अभी क्या लिख दे रहा हूँ, ओमेगा टी। सो मैंने इस थीटा को और इस थीटा को हटा दिया है, और इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। हियर इज ओमेगा टी, हियर इज ऑल्सो ओमेगा टी, हियर इज ऑल्सो ओमेगा टी। सभी थीटा की जगह अपने ओमेगा टी लिख दिया है। तो इनको पहला और दूसरा इक्वेशन कहा। अब अपन बढ़ते हैं, इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू टी, समय टी के साथ अवकलन करने पर, आई थिंक मैंने ये गणित है और इसमें हिंदी की आपको आवश्यकता नहीं है, चाहो तो लिख देना, समीकरण 1 का अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो क्या इसका वैल्यू लिख पाएंगे, डी एक्स प्राइम ओवर डी टी इक्वल टू, पहले x का किया तो ये आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी, और फिर कॉस ओमेगा टी का करेंगे, कॉस ओमेगा टी को एज इट इज़ रखेंगे, ये लिखा,
फिर दूसरा x को एज इट इज़ रखा और cos ओमेगा टी का होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा और आएगा, तो मैंने यहाँ से इस ओमेगा को यहाँ लिखना है, मैंने इसको हटाया और मैंने लिखा है x फिर ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस पार्ट का काम कंप्लीट हुआ। फिर अपन बात करते हैं इससे आगे की, तो y का करेंगे तो हम लिख पाएंगे dy बाय डी टी, और साइन ओमेगा टी को एज इट इज़ रखेंगे, तो ये रखा है हमने साइन ओमेगा टी एज इट इज़। फिर y को एज इट इज़ रखेंगे, साइन ओमेगा टी का करेंगे तो आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सीधी बात है, हमने लिख दी। अब मैं यहाँ से कहूँ कि ये जो पार्ट और ये जो पार्ट है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन खींची है, इनसे मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, और क्या कॉमन ले सकता हूँ, ओमेगा लिख दो कॉमन। तो हमने लिखा है डी एक्स प्राइम ओवर डी टी एंड दैट शुड बी इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ डी एक्स बाई डी टी इंटू कॉस ओमेगा टी। फिर दूसरा लिखा है तो हमने लिखा है डी वाई अपॉन डी टी, और फिर लिखेंगे साइन ओमेगा टी। अब ये जो दोनों हैं इनसे मैंने ओमेगा कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा पहले टर्म में बचेगा माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, और दूसरे टर्म में क्या बचेगा, तो दूसरे टर्म में बचेगा वाई कॉस ओमेगा टी। यस, अब मेरे को बताइए कि इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कॉस ओमेगा टी, क्या लिख सकते हैं, वाई प्राइम कौन सी इक्वेशन से, यूजिंग 1। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर ब्रैकेट में लिख दूंगा कि मैंने कौन सी इक्वेशन को यूज़ किया है। सो हमने लिखा है डी एक्स प्राइम बाई डी टी एंड दैट शुड बी इक्वल टू, पहला टर्म एज इट इज़ विच इज़ डी एक्स बाई डी टी, और फिर लिखा है कॉस ओमेगा टी, प्लस लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, और नेक्स्ट लिखेंगे साइन ओमेगा टी। फिर अपन बात करेंगे प्लस ओमेगा और इसकी जगह लिखेंगे वाई प्राइम। सो हियर इज़ वाई प्राइम, कौन सी इक्वेशन का यूज़ किया है, सो यूजिंग कौन सी, सेकंड, यूजिंग सेकंड, सिंस लगा के ब्रैकेट में आप लिख देंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ की है। क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन हमने लिख दी है, और मैं इस इक्वेशन को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को कुछ नाम अपने को देना होगा। सो मैं इसका कुछ नाम दूँ उससे पहले मैं इसको एज ए एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना चाह रहा हूँ। मैंने इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, महत्वपूर्ण है। से लेट अस से दिस वन इज द नेक्स्ट इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर 3, तीसरा इक्वेशन है, हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज करके सेव रखा है। आगे बढ़ते हैं। जो काम हमने डिफरेंशिएशन किसका किया था, पहली का, वैसे ही डिफरेंशिएशन किसका करना चाहते हैं, सेकंड का। यस, करके बताएंगे हम। तो हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू टी, हिंदी में कहेंगे दूसरी एक समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। सो लिख रहा हूँ ऑन डिफरेंशिएटिंग सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू टी। सेकंड वाली इक्वेशन जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो क्या क्या लिखा हुआ है, वाई प्राइम है, मैं पहली लाइन यहाँ से लिख देता हूँ, लिखी हुई है, ऊपर से मैं इसको लिख रहा हूँ। सबने लिखा है डी वाई प्राइम बाय डी टी इक्वल टू, डी वाई प्राइम बाई डी टी इक्वल टू माइनस, ये लिखा माइनस, और फिर ब्रैकेट एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और साइन ओमेगा टी आपका एज इट इज़, ये लिखा साइन ओमेगा टी, फिर आपका एक्स एज इट इज़, ये एक्स एज इट इज़, साइन ओमेगा टी का होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यस, डन, पहला टर्म कंप्लीट। फिर आ जाए दूसरे वाले पे, y का करेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, और फिर कॉस ओमेगा टी एज इट इज़। फिर दूसरे पार्ट में y एज इट इज़ रखेंगे, और y एज इट इज़ रख के हम y एज इट इज़ रख के फिर अपन करेंगे कॉस ओमेगा टी का, तो वो होगा माइनस फिर ओमेगा, और लिखेंगे साइन ओमेगा टी। डन, क्लियर। ये डिफरेंशिएशन अपन ने कर दिया है। डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद हम थोड़ा अरेंजमेंट इसमें दिखाना चाह रहे हैं, वो ये कि इस पार्ट से और इस पार्ट से क्या कुछ कॉमन आ सकता है क्या, जिसके नीचे मैंने डबल अंडरलाइन किया है। यस, तो इसमें माइनस ओमेगा और इसमें भी माइनस ओमेगा कॉमन ले लें आप, तो इक्वेशन कैसी बनेगी मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो हमने लिखा है डी वाई डैश बाई डी वाई प्राइम अपॉन डी टी इक्वल टू, पहला टर्म माइनस डी एक्स बाई डी टी एंड हियर इज साइन ओमेगा टी। फिर दूसरे वाले की बात करें, मैं ये लिख रहा हूँ, तो हमने लिखा है डी वाई बाई डी टी, और फिर लिखा है आगे टर्म विच इज़ कॉस ओमेगा टी। अब इन दोनों टर्म से हमने माइनस का ओमेगा कॉमन लिया, माइनस का ओमेगा, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स कॉस ओमेगा टी, और फिर यहाँ बचेगा वाई साइन ओमेगा टी। और उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर बात पता चल रही होगी। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से, ये लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 1, क्या लिख सकते हैं, एक्स प्राइम, तो हम लिखेंगे इसको एक्स प्राइम। सो वी कैन राइट दिस एज डी वाई प्राइम ओवर डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी इंटू साइन ओमेगा
टी प्लस लिखेंगे dy ओवर dt इंटू लिखेंगे cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स प्राइम। ठीक बात है, ओमेगा एक्स प्राइम। और ये इक्वेशन जैसे पहले इक्वेशन था वैसे ही महत्वपूर्ण है, तो हमने इस इक्वेशन को भी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। सो लेट अस से द ब्रैकेट इज ओवर हियर, और क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज किया है तो मैं इसको अगला इक्वेशन दे दे रहा हूँ। से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अभी अपने पास 4 इक्वेशन आ गई हैं, 2 ब्रैकेट में क्लोज है यहाँ, तीसरा और चौथा, और पहला और दूसरा आपके ऊपर ऑलरेडी हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो नेक्स्ट जो अपना काम होगा वो इस मायने में है कि हमें अब इनका इस्तेमाल करना है इससे आगे। ठीक है, हमें इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से पहले मैं एक चीज़ जो यहाँ और लिख देना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जैसा मैंने कहा था आपको कि एक फ्रेम जो है वो आपका फिक्स है और दूसरा घूम रहा है, और कौन सी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, z के अबाउट, मतलब z दोनों का कॉमन है। जब z दोनों का कॉमन है तो आप एक बात सिंपल यहाँ लिख पाएंगे कि z डैश का वैल्यू z के बराबर होगा। अब z डैश का वैल्यू क्योंकि z के बराबर है तो जाहिर सी बात है dz डैश अपॉन dt का जो वैल्यू है वो dz बाई dt के बराबर होगा, और ये भी जाहिर सी बात है कि d2z डैश अपॉन dt स्क्वायर का वैल्यू जो है वो d2z अपॉन dt स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये बात आप नॉर्मली एक बार ध्यान रखेंगे। अब बढ़ता हूँ मैं आगे। अब ये जो इक्वेशंस अपन ने यूज़ किए हैं मैं इन इक्वेशंस का आगे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सो मान लो मैं यूँ कह देता हूँ कि ये फ्रेम फिक्स है आपका, ये फ्रेम जो एस फ्रेम है वो फिक्स है और ये पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में है। ठीक है, तो फ्रेम भी रेस्ट में है और ये पार्टिकल भी रेस्ट में ही है। तो यहाँ से हम इस पार्टिकल को देखेंगे तो इस पार्टिकल को का एक्सेलरेशन आपको 0 नज़र आएगा, क्योंकि पार्टिकल भी रुका हुआ है, हम भी रुके हुए हैं, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 नज़र आएगा। सीधी सीधी बात है। लेकिन अगर हम घूमते हुए देखेंगे तो अब जैसे हम कभी ऐसे रोटेटिंग जो स्विंग आते हैं, झूले आते हैं घूमते हुए, हम अगर उस रोटेटिंग वाले झूले में आप कभी बैठे हो तो जैसे आप झूले में बैठते हो और घूमते हो तो आपको पूरी पृथ्वी या दुनिया घूमती हुई नजर आती है। यस, इसका मतलब क्या है, यहाँ अगर ये चीज़ फ्रेम घूम रही है तो ये जो इस फ्रेम में बैठा होगा उसको ये घूमता हुआ दिखेगा, और घूमता हुआ दिखा तो एक्सेलरेशन दिखेगा। तो हम वास्तव में यहाँ पे चाहते यही है कि घूमते हुए में जो एक्सेलरेशन है वो रुके हुए के एक्सेलरेशन से किस प्रकार भिन्न है, ये हम इस आर्टिकल में निकालना चाहते हैं। यस, तो इसके लिए हमें वास्तव में एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो हम यहाँ से एक सिंपल सी बात जो इसमें कहना चाहते हैं वो हम इसमें लिखेंगे कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल P, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल P ऑफ द पॉइंट P इन S फ्रेम, तो वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। सो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ नाउ, सो द एक्सेलरेशन ऑफ point P in inertial frame of reference S is, in inertial frame of reference S is, S जड़त्वीय निर्देश तंत्र में P बिंदु का त्वरण अपन लिखना चाह रहे हैं। यस, हिंदी में भी लिख दो, मैं लिख देता हूँ। S जड़त्वीय, S जड़त्वीय निर्देश तंत्र में P का त्वरण, बिंदु P का त्वरण अपन निकालना चाहते हैं। तो वो क्या होगा वो हमें पता है, पहले से ही वो रेस्ट में है, फ्रेम भी रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ से सीधा लिखना चाहेंगे कि d2x अपॉन dt स्क्वायर का वैल्यू, या फिर कहो d2y अपॉन dt स्क्वायर का वैल्यू, या फिर कहो d2z अपॉन dt स्क्वायर का वैल्यू, तीनों का वैल्यू क्या होगा, 0। ये अपना आगे वाला महत्वपूर्ण इक्वेशन है। तो हमने इस इक्वेशन को भी अगला नंबर कहा है, एंड से दिस इज नंबर, सॉरी, दिस इज इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर 5। ज़रूरत पड़ेगी, हमने इसको राउंड करके अपने पास में रखा है। अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो अब अपने पास 3 इक्वेशन अपने लिए महत्वपूर्ण होगी, तीसरा, चौथा और पांचवा। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 3 की। थर्ड इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं फर्दर और आगे, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम t के रिस्पेक्ट में। यस, तो मैं लिखना चाहूँगा नाउ, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3rd with respect to time t,
हिंदी में लिखेंगे समय t के सापेक्ष समीकरण 3 का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मैं नहीं मानता इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। तो 3 का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, पहले इसका डिफरेंस कितना आएगा, d2x प्राइम अपॉन dt स्क्वायर। चलो लिखा मैंने, तो हमने लिखा है d2x प्राइम अपॉन dt स्क्वायर। यस, इक्वेशन लिखनी है, फिर आपको उसका डिफरेंशिएशन भी करना है। चलो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा जल्दी हो जाए काम, इसके लिए मैं उसका क्लोनिंग कर देता हूँ, ठीक है। वो इक्वेशन ही यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर। सो मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को जो इक्वेशन नंबर 3 है उसका क्लोनिंग करेंगे हम। और क्लोनिंग कैसे, तो आप देख सकते हैं हमने इक्वेशन को इस सॉरी हो सकता है इसमें कुछ और भी क्लोन हो जाए। चलिए यस, तो हमने इसका क्लोनिंग कर दिया है और अब ये इक्वेशन अपन जहाँ चाहेंगे वहाँ ले सकते हैं। ये फैसिलिटी है, आपको हर सुविधा मिल सके उसका प्रयत्न किया जा रहा है, ठीक है ना। क्लोनिंग करके हमने इक्वेशन यहाँ ले ली ताकि बार बार अपने को ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। और अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। कौन सी वाली इक्वेशन है ये, 3rd वाली इक्वेशन है, लिखना चाहूँगा। सो डिफरेंशिएशन किया d2x प्राइम ओवर dt स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू, पहले इसका करेंगे तो ये आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। दूसरे वाला रहेगा एज इट इज़, ये लिख दिया दूसरे वाले को एज इट इज़। फिर पहले वाले को एज इट इज़ रखेंगे, मतलब dx बाई dt एज इट इज़। इसका करेंगे तो ये आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। फिर आगे लिखेंगे dy बाई dt का, तो ये लिख पाएंगे d2y अपॉन dt स्क्वायर और साइन ओमेगा टी को एज इट इज़। फिर अपन बात करें इसी के अंदर dy बाई dt को एज इट इज़ रखें और फिर आगे वाले का करें तो लिख पाएंगे ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर अपन बात करेंगे इसकी, सो ओमेगा इज कांस्टेंट हियर, सो ओमेगा एज इट इज़ रखा है और मैंने लिखा है dy प्राइम ओवर dt। यस, ऐसा हमने लिख दिया है। अब मेरी बात समझें आप, कुछ टर्म्स जो मैं यहाँ पे विशेष रूप से नोट करवाना चाह रहा हूँ। एक टर्म हो गया ये वाला और दूसरा टर्म हो गया आपका ये वाला, ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक, उम्मीद कर रहा हूँ। ये जो दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म्स के वैल्यू क्या होंगे, तो हमने इक्वेशन नंबर कौन सी लिख रखी है, 5। क्या इन दोनों के वैल्यू है 0, तो इन दोनों के यहाँ क्या होंगे 0। तो कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 5। सो मैंने इन दोनों को 0 कर देना है। फिर जो बचेगा मैं उसी टर्म को यहाँ पे लिखना चाहूँगा। जो टर्म अपने पास बचेंगे मैं उन टर्म्स को ही यहाँ पे लिखना चाहूँगा। और फिर अपने पास 2 टर्म अगर 0 हो जाते हैं तो अपने पास जो टर्म्स बचेंगे वो कितने रहेंगे, 3 टर्म अपने पास बचेंगे, ठीक है। और हमारा मेन जो काम है उन इक्वेशंस को लेके ही रहेगा। सो मैं यहाँ से लिखना चाह रहा हूँ, कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सो मैंने लिखा है नाउ यूजिंग इक्वेशन 5। कौन सी इक्वेशन, 5वीं इक्वेशन। ये दोनों टर्म 0, तो हमने लिखा है d2x प्राइम over dt square and that should be equal to, this one is 0, this one remains here, so minus omega dx by dt and we can write this as sin omega t. Next one is 0, हम इसे लिखेंगे omega and this one is dy by dt और फिर रहेगा cos omega t और फिर लिखेंगे omega dy प्राइम over dt, ठीक है। ये हमने लिख दिया है और इस इक्वेशन की हमें आगे आवश्यकता पड़ सकती हैं। सो फिलहाल मैं इसको ऐसा ही लिखना चाह रहा हूँ, ऐसा ही रखना चाह रहा हूँ। उसके पहले कुछ चीज़ें जो अपन कर सकते हैं वो इस मायने में समझने की कोशिश करिए आप। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप इक्वेशन नंबर 4 को देखें। 4th इक्वेशन में आपको क्या क्या वैल्यू दे रखा है, dx बाय dt साइन ओमेगा टी, dy बाय dt कॉस ओमेगा टी। तो हम जो बात करना चाह रहे हैं वो इस टर्म की ही बात कर रहे हैं कि आप इस टर्म पे गौर करिए। ये जो टर्म है dx माइनस dx बाई डी टी साइन ओमेगा टी, dy बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, क्या ये का ये टर्म आपको यहाँ दिखता है क्या। देखो इस ओमेगा को कॉमन ले लेता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार। तो हमने लिखा है d2x प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू, मैंने यहाँ से ओमेगा को कॉमन लिया है तो अपने पास बचेगा क्या, माइनस dx बाय डी टी और फिर बचेगा साइन ओमेगा टी। फिर यहाँ से भी ओमेगा कॉमन तो बचेगा क्या, dy बाई डी टी और फिर रहेगा कॉस ओमेगा टी। यस, फिर अपन यहाँ इसको भी मैं करली ब्रैकेट में ले लेता हूँ। देन उसके बाद बचेगा ओमेगा dy प्राइम ओवर डी टी। मैं यूँ कहना चाह रहा था आपको कि इक्वेशन नंबर 4 जो है उसमें ये टर्म आपको दिख रहा है। देखो कहाँ दिख रहा है, ये रहा इक्वेशन नंबर 4।
डन। माइनस डी एक्स बाई डी टी साइन ओमेगा टी डी वाई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। तो इस टर्म की जगह मैं इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर भेज दें तो डी वाई प्राइम ओवर डी टी प्लस क्या आ जाएगा ओमेगा एक्स प्राइम। क्या आएगा ध्यान देंगे, डी वाई प्राइम ओवर डी टी प्लस ओमेगा एक्स प्राइम। मैं लिख देता हूँ यहाँ से। तो इस टर्म की जगह हम वो वैल्यू लिखेंगे। तो क्या वैल्यू लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ ओमेगा, वैल्यू लिखेंगे डी वाई प्राइम ओवर डी टी प्लस ओमेगा, और क्या लिखा हुआ था वहाँ पे डी वाई प्राइम ओवर डी टी, और इधर जाएगा तो प्लस ओमेगा एक्स प्राइम। यस, तो हमें लिखा है प्लस ओमेगा एक्स प्राइम, ये इसका वैल्यू अपन ने लिख दिया। डन, इसको बंद, और फिर आगे रखा है ओमेगा डी वाई प्राइम ओवर डी टी। डन, और इधर की तरफ हम लिखेंगे डी टू एक्स प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, हमने लिखा है इसको। अब एक बात समझिए कि ये जो दोनों टर्म है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये से दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, एक ही बिरादरी के। फिर आपका आगे वाला टर्म ये रहेगा। तो मैं यहाँ से लिखना चाह रहा हूँ कि डी टू एक्स प्राइम अपॉन डी टी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या दिखेगा, तो वो वैल्यू दिखेगा दिस टू ओमेगा डी वाई प्राइम अपॉन डी टी। आगे इसका रिजल्ट मैं यूज़ करूँगा भाई, आप ध्यान रखेंगे, डी वाई प्राइम अपॉन डी टी, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राइम, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इस इक्वेशन को क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, हमने इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में ले लिया है, और यहीं से अपना काम डन हो जाता है। महत्वपूर्ण है ये इक्वेशन, एक्स प्राइम छुप रहा है, मैंने इसको ले लिया है, और इसे हम लिख देते हैं अगला इक्वेशन। पिछले इक्वेशन को क्या कहा था लास्ट हमने, आई थिंक 5 कहा था, तो ये इक्वेशन कहा जाएगा इक्वेशन नंबर 6। यस, तो मैं लिख रहा हूँ दिस इज इक्वेशन नंबर 6, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अभी अपन ने वास्तव में किस इक्वेशन को यूज़ किया था, हमने डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के वैल्यूज़ निकाले थे, जो कि इसके डिफरेंशिएशन से मिला था। ठीक है, जो तो अपन ऊपर से उठा के लाए। अब अपन बात करेंगे इससे आगे की एक और इक्वेशन की। हमने ये जो पिछला काम किया है वो किसकी, कौन से इक्वेशन को यूज़ करके किया है, डिफरेंशिएशन किसका किया है, थर्ड का। अब ये जो काम हमने किया है इस पेज के ऊपर, अब अपन ऐसा कैसे ही काम करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के साथ। तो मैं वापस लिख रहा हूँ ऑन डिफरेंशिएटिंग, और कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 4, और किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी। समीकरण 4 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब 4 कौन सी हैं, तो 4 बहुत ऊपर हैं, बहुत ही ऊपर हैं। ये वाली इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ से कॉपी पेस्ट और अपने आगे ले लेते हैं इसको, क्योंकि आगे अपने को ये काम आने वाली है। तो हमने इसी को हटा दिया है, और मैं यहाँ से इस इक्वेशन का क्लोनिंग कर दे रहा हूँ। सो देखेंगे आप, चलो 4 को भी ले लिया मैंने, ये भी आ जाएगा साथ में, और हमने इसका कर दिया है क्लोनिंग, और हम इसको उधर ले रहे हैं, और जहाँ चाहेंगे वहाँ लेंगे, और मैंने इस इक्वेशन को उतार लिया है यहाँ। ठीक है, वहाँ जाने की अब बार बार ज़रूरत नहीं है, जहाँ जिस इक्वेशन की ज़रूरत है हम वहाँ वो प्रकट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू टी, व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर एज। नाउ लिखना चाहेंगे, डिफरेंशिएशन करिए, तो हम यहाँ से लिखते हैं डी टू वाई प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर, फिर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे इसका माइनस के साथ, तो लिखेंगे हम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दूसरे वाला एज इट इज़, फिर पहले वाला एज इट इज़, सो माइनस डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़, साइन ओमेगा टी का आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। पहले टर्म का डिफरेंशिएशन कंप्लीट, आगे वाले का करेंगे। सो डी वाई बाई डी टी का आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, दूसरे वाला एज इट इज़ विच इज़ कॉस ओमेगा टी एज इट इज़, प्लस हम बात करेंगे कि डी वाई बाई डी टी को हम एज इट इज़ रखें, तो ये रखा है हमने डी वाई बाई डी टी, और ओमेगा टी का आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। डन, फिर आगे बात करें, सो माइनस ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ, और एक्स प्राइम का आ जाएगा डी एक्स प्राइम ओवर डी टी। अब एक बात समझिए, जो पहले भी हमने कहा था, इसका वैल्यू कितना होगा, दैट शुड बी 0, इसका वैल्यू कितना होगा, दैट शुड बी 0। पिछले वाले में भी हमने कहा था ऐसा ही, बिल्कुल आपको याद होगा, इन दोनों का वैल्यू 0। कौन सी इक्वेशन से, 5 से। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 5 वी कैन इक्वेटिंग ऑल दीज टर्म्स टू 0, और हमने अगर इसको 0 लिखा है तो मैं यहाँ से लिख देना चाह रहा हूँ कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल किया हमने, इक्वेशन नंबर 5 का। तो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन 5 वी आर इक्वेटिंग दीज टू टर्म्स with 0 and we
हैव डी टू वाई प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये ज़ीरो लिख दिया, बचेगा क्या माइनस डी एक्स बाई डी टी, फिर बचेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, फिर उसके बाद दूसरा टर्म भी ज़ीरो, फिर बचेगा माइनस डी वाई बाई डी टी, देन ओमेगा साइन ओमेगा टी, और फिर बचेगा माइनस ओमेगा डी एक्स प्राइम ओवर डी टी। अब ये जो दोनों स्टार्टिंग के टर्म हैं इनसे मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, हम कॉमन लेंगे डी वाई प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ओमेगा कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डी एक्स बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, फिर यहाँ बचेगा आपने माइनस ओमेगा कॉमन लिया तो डी वाई बाई डी टी, और बचेगा साइन ओमेगा टी, और फिर आपका आगे माइनस ओमेगा डी एक्स प्राइम, दिस इज डी एक्स प्राइम, सो इसको हटा दिया मैंने और इसको लिखा है डी एक्स प्राइम बाय डी टी। अब एक बात समझिए, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम पहले ऊपर देख चुके हैं, कहाँ देखे हैं, तो आप इस चीज़ को समझने का कोशिश यहाँ से करिए, इक्वेशन नंबर 4 से, जो बेसिकली हम ऊपर से उठा के लाए हैं, क्या उसके अंदर ऐसा है क्या, नहीं, हम लाएंगे इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन कहाँ है, ये वाली इक्वेशन थर्ड ही है, बिल्कुल थर्ड ही है, यस दिस इज इक्वेशन नंबर 3 जो हमने ऊपर से कॉपी करके लाए थे। ये वाला वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है, देखो डी एक्स बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, डी वाई बाई डी टी साइन ओमेगा टी, कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे यही इक्वेशन आपको दिख रहा है, डी एक्स बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, डी वाई बाई डी टी साइन ओमेगा टी। तो इसकी जगह हम जो वैल्यू है वो ऊपर वाले टर्म से लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 3 ये रहा, और हम यहाँ से इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, तो डी एक्स प्राइम ओवर डी टी माइनस ओमेगा वाई प्राइम, माइनस ओमेगा वाई प्राइम, तो हम वही चीज़ यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे माइनस ओमेगा और फिर आएगा डी एक्स प्राइम ओवर डी टी माइनस ओमेगा वाई प्राइम, और फिर हमने लिखा है माइनस जो बच गया है ना वो वाला वैल्यू लिख रहा हूँ, सो माइनस ओमेगा डी एक्स प्राइम ओवर डी टी। ये कौन सी इक्वेशन के इस्तेमाल के बाद लिखा है हमने, इक्वेशन नंबर 3 के, तो आप इधर ब्रैकेट में लगा के लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 3, तीसरे इक्वेशन का इस्तेमाल से हमने लिखा है, और ये वैल्यू आ गया है डी वाई प्राइम डी टू वाई प्राइम अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो ये डी टू वाई प्राइम ओवर डी टी के स्क्वायर से आए हैं, मैंने जो यहाँ लिखा है डी टू वाई प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमने इस चीज़ को भी ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, और इसे अगला इक्वेशन का की संज्ञा दे देता हूँ मैं, एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 6, सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 7, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 7। अब मैं यहाँ से एक बात कहता हूँ आपको, अगर आप बहुत शांति से और इसको समझना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूँ तो शायद इक्वेशन आपका काम जो है वो ठीक रहेगा। कैसे, एक बार देख लो आप, मैं इस इक्वेशन को 7 नहीं कह रहा हूँ, मैंने इसको हटा दिया है, यस इक्वेशन 7 थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, तो हमने लिखा डी टू वाई प्राइम अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखो माइनस ओमेगा डी एक्स प्राइम डी टी माइनस ओमेगा डी एक्स प्राइम डी टी, तो क्या लिख पाएंगे माइनस 2 ओमेगा डी एक्स प्राइम ओवर डी टी, और फिर आपका माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्राइम, और इसी के साथ हमने इस पार्ट को यहाँ नीचे उतार दिया है, और हमने इसको थोड़ा छोटा भी कर दिया, नहीं हो सकता क्या, चलो रहने दो ऐसे ही, ये अपनी इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को अपन इक्वेशन नंबर 7 कहेंगे। अब से लेट अस से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ लुक एट द इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 6, और मेरे को इसकी आवश्यकता है तो मैं इसका क्लोनिंग करके नीचे ले लेता हूँ। हमने इसको क्लोन कर दिया है, से दिस वन इज क्लोन हियर, और मैंने इसको नीचे ले लिया है। यही अपने रिजल्ट हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो गणित थे, फिजिक्स अब हैं जिसको अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, डी टू एक्स प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर एंड डी टू वाई प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर। क्लियर। अब मैं एक बार आपको इक्वेशन नंबर 5 पे ले जाना चाहता हूँ, भले मेरे को कोसों दूर जाना पड़े पर हम एक बार उसके ऊपर जरूर जाएंगे। इस पे ध्यान दीजिए, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर आर 0, और वास्तव में ये क्या है, तो दीज आर द एक्सेलरेशंस ऑफ ए पॉइंट पी इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जो इनर्शियल फ्रेम है उसके अंदर जो पार्टिकल हैं उसके एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है। यस, एक फ्रेम में 0 है, लेकिन घूमते हुए फ्रेम में
जिसे अपन डैश से या प्राइम से बता रहे हैं, डैश लगा लगा के ऊपर, उससे अपन बता रहे हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या है आपके, ज़ीरो नहीं आ रहे हैं। देखो ना तो ये ज़ीरो आ रहा है ना ही ये ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि एक पार्टिकल जो है, उस पार्टिकल के ऊपर एक फिक्स फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, लेकिन चलती हुई फ्रेम में उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन है। और न्यूटन का जो दूसरा नियम है F बराबर m/a, वो यूँ कहता है कि किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन तभी हो सकता है, अगर किसी पार्टिकल का कोई मास m है तो उसका एक्सेलरेशन तभी आएगा जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा। यस, तो इसका मतलब ये हुआ, और जबकि हम पहली फ्रेम से कह रहे हैं तो पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट में इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक फ्रेम में पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें हम तो हम यूँ कहेंगे कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो जबकि पहली फ्रेम में फोर्स नहीं है और दूसरी फ्रेम में फोर्स कहाँ से आ गया, तो वास्तव में वहाँ ऐसा कोई फोर्स नहीं है, ये हमें दिख रहा है, हमें ऐसा आभास हो रहा है। तो हम वहाँ कहेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर एक काल्पनिक बल कार्य करेगा, एक छद्म बल कार्य करेगा, एक फिक्टिशियस फोर्स काम करेगा, एक इमेजनरी फोर्स काम करेगा। तो वो इमेजनरी, फिक्टिशियस, काल्पनिक, कल्पित, छद्म बल, अनेकों नाम है उसके, वो किस टाइप का होता है, कैसा होता है, इसका जो काम है, इसको डिटरमाइन करने का काम, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। आपके जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो अब यहीं से जो अपन पढ़ेंगे उसमें आएंगे। तो अभी जो आर्टिकल हमने किया है, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिक्स फ्रेम और रोटेटिंग फ्रेम में एक्सेलरेशन के संबंध को बताइए। तो यहाँ तक आपको डेरिवेशन करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा जो मैंने बताया भी है आपको। फिजिक्स क्या है कि एस फ्रेम में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या आ रहा था, 0, लेकिन एस डैश फ्रेम में पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 नहीं आ रहा है। ये साबित करता है कि पार्टिकल के ऊपर दूसरी फ्रेम में कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को ही बोलते हैं हम काल्पनिक या फिर फिक्टिशियस फोर्स। क्लियर, ये लाइन में यहाँ लिखूंगा और यहाँ से फिक्टिशियस फोर्स का उद्भव शुरू होता है और अगली क्लास में बताऊंगा कि वो फिक्टिशियस फोर्स क्या होता है और उसके प्रकृति में क्या क्या परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। चलो प्रकृति के परिणाम, इस लाइन को लिखूं उससे पहले प्रकृति के परिणामों का एक जिक्र कर देता हूँ। आप बेसिन में हाथ धोते हैं और आप नल को स्टार्ट करें और बेसिन का जहाँ से पानी का आउटलेट है ना, वहाँ पे आप हाथ रख दें। बेसिन में पानी को भरने दें, फिर आप अचानक से हाथ हटा दें, तो आपके बेसिन के अंदर पानी सीधा नहीं जाके घूमते हुए फिर बेसिन के अंदर पानी जाता है। हाथ धोते ना, वहाँ पे जाता है। कभी नोटिस करना वो किस डायरेक्शन में जाता है, वो एक फिक्स डायरेक्शन में जाता है। अगर आप उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, साउथर्न हेमिस्फेयर में है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएगा। ऐसा नहीं कि वो तो लास्ट में हम हाथ यूं करके निकालेंगे तो इधर घूम जाएगा और यूं करके निकालेंगे तो इधर घूम जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कैसे भी हाथ को निकालो, वो पानी फिक्स से एक फिक्स डायरेक्शन में राउंड करते हुए ही जाएगा। वो बताऊंगा कि अपने यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में जाएगा। मैंने आपको बता दिया है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, साउथर्न में क्लॉकवाइज, वैसे ही वो पानी नीचे उतरेगा। और जब वो वैसे ही पानी, और इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके लिए जिम्मेदार हैं आपके फिक्टिशियस फोर्स। क्यों है, इसकी चर्चा आपको अगली क्लास में बताऊंगा। जैसे आप इस प्रकार की चीज़ भी पढ़े होंगे आप, तो साइक्लोन आता है, तूफान, मेवाड़ी में इसको भुतेड़िया बोलते हैं। तूफान जो साइक्लोन आता है ना, तो खेतों के अंदर या फिर कहीं पे भी आ जाता है, एकदम से राउंड राउंड करके हवा चलने लगती है और फिर कहते हैं दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, इसके बीच में जाओगे तो उड़ा के ले जाएगा। उसका डायरेक्शन कभी नोटिस करना आप, हमेशा एक ही डायरेक्शन में घूमता है, वो दूसरे डायरेक्शन में कभी भी नहीं घूमता है। तो वो एक विशेष दिशा में क्यों घूमता है, इसका कारण भी आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं फिजिक्स को लेके, वो सब मैं आपको अगले में बताऊंगा। फिलहाल इन दोनों से हमें क्या पता चला, एक फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 जबकि दूसरी फ्रेम में एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो। ये इस बात की पुष्टि करता है कि दूसरी फ्रेम में कोई न कोई शक्ति कार्य कर रही है, कोई न कोई बल वहाँ पे कार्यरत है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस फोर्स, काल्पनिक बल। तो लाइन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूँ। फिर अपना लेक्चर आज का समाप्त होता है यहीं पे। सो हम लिखेंगे नाउ, पहले जो हमने इक्वेशन लिखा था वो था 5 में, यस, और 6 और 7 हमें क्या बता रहे हैं कि एस डैश फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 नहीं है। सो हम लिखेंगे इक्वेशन 6th and 7th shows that the acceleration of point P
in S prime frame is not 0 while its acceleration is 0 in S frame. So these equations कौन सी 6th and 7 indicates that there is a virtual, imaginary और fictitious. virtual और मैं imaginary या इसके लिए fictitious शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है. fictitious indicates that there is a virtual, imaginary or fictitious force exist in S prime frame of reference. ये चीज़ हमने इंग्लिश में लिखी है, इसी चीज़ को मैं हिंदी में लिख देता हूँ और फिर अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है. और क्या लिखेंगे, तो हम सीधा लिखेंगे समीकरण 6 तथा 7 यह सिद्ध करते हैं कि P का S प्राइम में तो त्वरण S प्राइम में तो त्वरण शून्य नहीं है परंतु समीकरण 5 यह बताता है, और समीकरण का भी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, शून्य नहीं है परंतु इस बात का जिक्र नहीं करना है मुझे, परंतु क्या लिखा हमने, सिद्ध करते हैं कि P का S प्राइम में तो त्वरण शून्य नहीं है परंतु S में शून्य है. जो हमें कहाँ से पता चला है, 5 से शून्य है. यह इस बात इसकी और इस की तरफ इंगित करता है कि वहाँ पे कोई काल्पनिक बल कार्यरत है या कार्य कर रहा है. यह इस बात की ओर इंगित करता है कि S प्राइम फ्रेम में एक काल्पनिक और छद्म बल कार्य कर रहा है. तो आज के क्लास में यहीं समाप्त करूंगा. अगली क्लास में मैं ये जो काल्पनिक बल हैं ये कौन सा है, ये आदि शक्ति कौन सी हैं, क्या कोई भूत ने कोई फोर्स लगाया वो है या फिर कोई दूसरा फोर्स है, कौन सा है, इस बात का पटाक्षेप हम अगली क्लास में करेंगे. तो हमारे साथ बने रहिए. तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार.